हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो फ्रेंड्स, हम आपको टीजीटी और पीजीटी की इंग्लिश की प्रिपरेशन करा रहे हैं। कुछ प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर, ताकि आपकी एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प हो सके इनसे। तो फ्रेंड्स, आज से हम आपके लिए पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है और ये है पीजीटी का प्रैक्टिस सेट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या है। पॉइंट आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पॉइंट आउट करना है, यानी कि पहचानना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इसमें है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। टॉम एज वेल एज ब्राउन क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। टॉम के साथ साथ ब्राउन भी फाइनल्स के लिए क्वालिफाइड हुआ। मीन्स जो एज वेल एज से ये जुड़े हुए हैं दो नाउन, टॉम और ब्राउन दोनों ही प्रॉपर नाउन है आपके। और जो वर्ड्स दो नाउन को जोड़ता है या फिर दो सेंटेंस को जोड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, वो आपका डेफिनेटली ही कंजक्शन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। इसको हम कंजक्शन बोलेंगे, एज वेल एज कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट। शी ऑफन गोज टू द सिनेमा। वह अक्सर सिनेमा जाती रहती है। ओके, तो ऑफन जो है यहाँ पे बताइए आप, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब या कंजक्शन? ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑफन है आपका, ये आपका एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है यहाँ पर, यानी कि अक्सर या वो जाती ही रहती है, मतलब फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है इस ऑफन जो है। नेक्स्ट, आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट। यहाँ पे आपको नियरली में बताना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर प्रोनाउन। तो पॉइंट आउट करना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 में राइट ऑप्शन है वो है आपका एडवर्ब। यहाँ भी ये एडवर्ब शो कर रहा है नियरली। ओके, यानी कि मुझे क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वॉज टी.एस. इलियट बोर्न। टी.एस. इलियट कब बोर्न हुए थे ये बताना है। ओके, तो जो आपके टी.एस. इलियट थे उनका जो जन्म था वो आपका 1888 में हुआ था। 1818 में इनका बर्थ हुआ था और 26 सितंबर को 1888 में इनका बर्थ हुआ। और ये जो थे अमेरिकन इंग्लिश पोएट थे, पब्लिशर भी थे, प्ले राइट और लिटरेरी सोशल क्रिटिक एंड एडिटर भी ये थे। ओके, और उनकी जो डेथ हुई थी वो आपकी 1965 में हो गई थी। बर्थ हुआ था 1888 में और डेथ हुई थी 1965 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्रैश कैजुअलिटी एंड टाइसिंग टाइम आर द फ्रेजेस हार्डली यूज्ड इन। दो टर्म दिए, क्रैश कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम। ये जो फ्रेजेस है हार्डी ने किस में यूज़ किए हैं अपने? रिवल्शन में, हैप में, द इम्पर्सिपेंट या फिर ए मीटिंग विद डेस्पेयर, किस में इन्होंने इसको यूज़ किया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, हैप। हैप में इन्होंने इसे यूज़ किया है थॉमस हार्डी ने। और जो इनकी पोएम थी हैप, ये 1866 में पब्लिश हुई थी। ओके, और थॉमस हार्डी का बर्थ है वो हुआ था 1840 में। 1840 में, और जो डेथ थी इनकी वो हुई थी अब इनकी 1928 में। थॉमस हार्डी की डेथ 1928 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन विच पोएम ऑफ कमला दास हैज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कमला दास की कौन सी पोएम में ये एक्सप्रेशन देखने को मिलता है? वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन्स, एवरी वन ऑफ यू। कि आप में से मुझे सब क्यों अकेला नहीं छोड़ देते। सबके सब क्रिटिक्स जो हैं थे उसके फ्रेंड्स, सबको बोलती है, फ्रेंड्स को, क्रिटिक्स को, और विजिटिंग कजिन्स थे जो उसके, और एवरीवन मतलब हर सब किसी को बोलती है। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक। मुझे जो पसंद है लैंग्वेज मुझे उसमें क्यों नहीं बोलने देते। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन है वो आपका सी है, एन इंट्रोडक्शन। एन इंट्रोडक्शन में वो ये जो एक्सप्रेशन है उसमें देती है। और जो एन इंट्रोडक्शन आपकी पोएम है कमला दास के द्वारा लिखी गई एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्स है ये कमला दास का, जो डालती है, जो एक वुमेन होती है उसकी लाइफ पर लाइट थ्रो करती है, यानी कि उसको प्रकाश डालती है औरत के जीवन पर। और ये कन्फेशनल पोएम है।
जो इंट्रोडक्शन है, एन इंट्रोडक्शन, ये कन्फेशनल पोएम है इनकी। और जो कमला दास थी ये एक इंडियन राइटर थी जिनका बर्थ 1934 में हुआ था केरल में। 1934 में केरल में इनका बर्थ हुआ और 2009 में इनका अभी डेथ हुई है 2009 में। और उनकी डेथ जो थी वो पुणे में हुई थी। ओके, नेक्स्ट, द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास इज़ ए पोएम ऑफ। जो ओल्ड प्ले हाउस है कमला दास के द्वारा लिखी गई पोएम, उसमें क्या शो किया गया है ये पूछा है आपसे। सरेंडर टू मेल डोमिनेशन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन, या हार्मनी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, या फिर जेलिसी। क्या शो किया गया है इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा आपका, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन। मेल जो डोमिनेशन मतलब पुरुष प्रधान जो सत्ता होती है उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट है वो उसमें शो किया गया है द ओल्ड प्ले हाउस में। और जो ओल्ड प्ले हाउस है ये कमला दास ने पब्लिश किया था 1973 में। 1973 में पब्लिश हुआ था इनका प्ले। और जो पोएम है ये अटेम्प्ट्स टू पुट द रिलेशनशिप बिटवीन द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन वर्ल्ड अंडर ए लेंस। यानी कि जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन वर्ल्ड है, स्त्री और पुरुष की जो दुनिया है उसको एक अंडर ए लेंस रहने के लिए जोर देती है उस पर ये। और कमला दास का बर्थ तो मैं अभी बता ही चुकी हूँ आपको कि 1934 में इनका बर्थ हुआ था और 2009 में इनकी डेथ हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। विच पोएम ऑफ कीट्स हैज़ द फॉलोइंग लाइन्स। कीट्स की कौन सी पोएम में ये लाइनें देखने को मिलती है हमें। हेयर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर यू सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। तो ये जो फेमस लाइन्स है ये कई बार एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुकी है आपके, और जो रिपीट हुए क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते ही रहते हैं कई बार। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका राइट ऑप्शन आपका ए होगा, ऑड ऑन ए ग्रेशन अर्न। ऑड ऑन ए ग्रेशन अर्न में ये लाइन आपको देखने को मिलती है और ये रिटन हुआ था इनका 1819 में, इन्होंने इसको लिखा था। और जो ये पोएम है दिस पोएम इज़ द पावर ऑफ थॉट, द इमेजिनेशन एंड एंटिसिपेशन। ओके, और थोड़ा सा जॉन कीट्स के बारे में भी जान लेते हैं। जो जॉन कीट्स थे उनका बर्थ हुआ था 1795 में और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1821 में हो गई थी। मात्र 25 ईयर्स के ही थे ये। ओके, बहुत जल्दी इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंटियागो इज़ द हीरो ऑफ हेमिंगवेज नोवेल। सैंटियागो जो है वो हेमिंगवे के नोवेल का एक हीरो है। ये कौन से प्ले में है इनके। फॉर हुम द बेल टोल्स में है, द ओल्ड मैन एंड द सी में, द फेयरवेल टू आर्म्स में, या फिर द सन आल्सो राइसिस। कौन से प्ले में आता है ये। तो फ्रेंड्स ये जो है आपके द ओल्ड मैन एंड द सी में आपको देखने को मिलती है सैंटियागो का जो कैरेक्टर है। और जो सैंटियागो को है वो हीरो है हेमिंगवे के इस नोवेल के द ओल्ड मैन एंड द सी के। ये एक क्यूबन फिशरमैन है जिसको एक बैड लक से गुजरना पड़ता है। और जो मैन ये है मतलब ही इज़ ए मैन हु टेक्स प्राइड इन वॉट ही डज। मतलब वो जो भी कुछ करते हैं वो उसमें प्राइड रखना चाहते हैं, प्राइड में रहना चाहते हैं। वो एक बोस्टफुल मैन भी नहीं थे इसमें। ओके, और इनफैक्ट ही इज़ अ क्वाइट हम्बल, उनकी काफ़ी विनम्र स्वभाव के इसमें शो किया गया है उनको। ओके, चलिए कुछ हेमिंगवे के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। हेमिंगवे का जो बर्थ था वो आपका 1899 में हुआ था, हेमिंगवे का बर्थ। और जो उनकी डेथ थी वो 1961 में हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। विच उपनिषद डज T.S. Eliot allude to in his monumental work द वेस्टलैंड। कौन सा उपनिषद है जिसमें T.S. Eliot अलूड करते हैं मोन्यूमेंटल वर्क द वेस्टलैंड जिसमें अलूड। तो फ्रेंड्स 10 का जो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट ऑप्शन है वो बी है, बृहद्यारण्यक। ओके, और जो T.S. Eliot है इन्होंने ये द वेस्टलैंड जो है ये 1922 में लिखा था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। द वेस्टलैंड से क्वेश्चंस आता ही आता है और T.S. Eliot काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं आपके, ये भी इनके बारे में पूछता रहता है। और T.S. Eliot का बर्थ और जो डेथ है वो मैंने आपको भी बताई है, 1888 में इनका बर्थ हुआ था। ओके, और इनकी जो डेथ थी वो 1965 में हुई थी।
नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द नोवेल बाय विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर के द्वारा इनमें से कौन सा नोवेल लिखा गया था, बताना है। द ग्रेप्स ऑफ रैथ, द इंग्लिश टीचर, या फिर द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स, या फिर द साउंड एंड द फ्यूरी। कौन सा नोवेल है विलियम फॉकनर का? तो फ्रेंड्स, ये जो द साउंड एंड द फ्यूरी है, ये इनका नोवेल है, विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया। और ये जो नोवेल था इन्होंने 1929 में पब्लिश कराया था, 1929 में। ओके। और ये इनका 4th नोवेल था। और जो हेमिंगवे हैं आपके, ये एक अमेरिकन ऑथर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ हिज पोएम्स डिड नसीम एज़किल टॉक अबाउट लव एंड सेक्स। लव एंड सेक्स के बारे में नसीम एज़किल ने अपनी कौन सी पोएम में बात की है? 60 पोएम्स में, द एग्जैक्ट नेम में, हिम्स इन डार्कनेस में, या फिर द पैशन पोएम्स में। जो 12 का राइट ऑप्शन आपका ए होगा। 60 पोएम्स में इन्होंने ये बात की है। और जो 60 पोएम्स थी इन्होंने 1953 में लिखी थी। 1953 में इन्होंने ये राइट की थी पोएम। ओके। और इसमें ये लव एंड सेक्स के बारे में बात करते हैं। इसलिए जो लिंडा हैस, उन्होंने इनको ए पोएट ऑफ द बॉडी बुलाया था। इनको एक नाम दिया था पोएट ऑफ द बॉडी। ठीक है। और जो नसीम एज़किल है, इनका बर्थ 1924 में हुआ था, नसीम एज़किल का। और उनकी जो डेथ थी वो 2004 में हुई थी। ओके। नेक्स्ट 13, हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन हिज पोएम्स। द रोड नॉट टेकन। किसने कहा था ये द रोड नॉट टेकन से लाइन्स ली गई हैं? टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई। बताना है किस में से ली गई लाइनें हैं, किसके द्वारा लिखी गई है द रोड नॉट टेकन। तो 13 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा आपका। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम है द रोड नॉट टेकन, और उससे ही ये लाइनें ली गई है। जो द रोड नॉट टेकन है 1920 में लिखी गई थी। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14, हु अमंग दीज इज कॉल्ड ए होमस्पन फिलोसफर। होमस्पन फिलोसफर किसको कहा गया है? मैथ्यू अर्नोल्ड को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, राजा राव को, या फिर वॉल्ट विटमैन को। किसको कहा गया है? तो 14 का राइट ऑप्शन आपका बी होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहा गया है होमस्पन फिलोसफर। ओके। और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इनका जो बर्थ हुआ था वो 1874 में हुआ था, और इनकी डेथ 1963 में हुई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15, इन द पोएम इन इंडिया नसीम एज़किल डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन। नसीम एज़किल की पोएम है द इन इंडिया, इसमें किसकी रिलेशनशिप के बीच पर ये डिपिक्ट्स करते हैं, किसकी रिलेशनशिप? लिटरेचर एंड सेक्स, लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट, या लिटरेचर एंड साइंस, या फिर लिटरेचर एंड वॉर। तो 15 का जो राइट ऑप्शन है आपका वो ए है, लिटरेचर एंड सेक्स का ये अपनी पोएम है इनकी जो इन इंडिया, उसमें डिपिक्ट्स करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16, हु इज़ द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स लीव्स ऑफ ग्रास। कौन से ऑथर हैं जिन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास जो है पोएम का वॉल्यूम लिखा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, कमला दास, या फिर नसीम एज़किल। किसने लिखा है ये? तो 16 का जो राइट ऑप्शन है आपका वॉल्ट विटमैन है। वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है ये लीव्स ऑफ ग्रास। ओके। और इन्होंने ये पब्लिश कराई थी 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, द लाइन आई एम नो प्रिंस हैमलेट नोर वॉज मीन टू बी। ना ही तो मैं प्रिंस हैमलेट हूँ और ना ही होना चाहता हूँ, अपीयर्स इन टी.एस. इलियट किस में अपीयर हुए, उसकी ये लाइनें कौन सी पोएम में उनकी? द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक में, 4 क्वार्टर्स में, या फिर जैरोनसन, या फिर द वेस्ट एंड। किस में हुई है अपीयर ये? 17 का राइट ऑप्शन है आपका ए, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक। इसकी ये लाइनें हैं आई एम नो प्रिंस हैमलेट की, मैं ना ही तो प्रिंस हैमलेट हूँ और ना ही होना चाहता हूँ।
ओके। और जो ये इनकी पोएम है इसको कॉमनली जाना जाता है प्रूफ वर्क के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। In tradition and the individual talent, T.S. Eliot uses the analogy of the catalyst to elucidate his theory of impersonal poetry. He cites the example of a filament of platinum and in the poetic process. This is equivalent to 18 का आपको राइट ऑप्शन बताना है क्या है, तो यहाँ पर 18 का आपका राइट ऑप्शन बी होगा, द माइंड ऑफ द पोएट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। विच कैरेक्टर इन जूड द ऑब्सक्योर किल्स हिमसेल्फ या हरसेल्फ and his her two younger siblings because he feels there are too many of them। तो आपका जो 19 का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा करेक्टर है जो जूड द ऑब्सक्योर में खुद को मारता है और अपने दो यंगर सिबलिंग्स को भी, क्योंकि वो फील्स करता है टू मैनी ऑफ देम। ओके, तो 19 का राइट ऑप्शन आपका सी है, लिटिल फादर टाइम। इसमें ये कैरेक्टर देखने को मिलता है। ये जो होता है सन ऑफ जूड होता है, जूड का सन होता है, एंड एराबेला किल्स हिमसेल्फ एंड हिज टू यंगर सिबलिंग्स इन द नॉवेल। ओके, और जो जूड द ऑब्सक्योर है ये रिटर्न की गई थी थॉमस हार्डी के द्वारा 1894 में। थॉमस हार्डी का ये नॉवेल है एक, जो उन्होंने 1894 में लिखा था और 1895 में इसको पब्लिश कराया था। एक साल बाद इसको पब्लिश कराया गया फिर। नेक्स्ट, फॉर हुम डिड कीट्स यूज द टर्म इगोटिस्टिकल सबलाइम। किसके लिए कीट्स यूज़ करते हैं इगोटिस्टिकल सबलाइम? तो 20 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो डी है। वर्ड्सवर्थ के लिए ये जो टर्म है वो यूज़ किया गया था। ओके, नेक्स्ट, व्हेन डिड कीट्स डाई। कीट्स की जो मौत थी वो कब हुई थी? तो कीट्स की मौत आपकी से हुई थी 1821 में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 21 का। ओके, और ये 23 फरवरी 1821 को उनकी डेथ हुई थी ट्यूबरक्लोसिस से। उस वक्त ये ओनली 25 ईयर्स के थे और रोम में इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। फाइनली इन जूड द ऑब्सक्योर जूड रिटर्न्स टू द टू आर्क एवल्स ऑफ हिज लाइफ डैश एंड। तो इसमें क्या आएगा आपका 22 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वुमेन एंड लिक्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। ओके, नेक्स्ट, व्हेन जूड सेपरेट्स फ्रॉम एराबेला आफ्टर हर इंसुनेशन इन द नोवेल जूड द ऑब्सक्योर ही रिटर्न्स टू हिज ड्रीम ऑफ ए बेटर डैश इन क्रिस्टमिनिस्टर। तो यहाँ भी आपको डैश जो जगह है इसमें बताना क्या आएगा। जब वो एराबेला से अलग होती है आफ्टर हर इंसुनेशंस इन द नोवेल जूड द ऑब्सक्योर ही रिटर्न्स टू हिज ड्रीम ऑफ ए बेटर, वो अपने ड्रीम में लौट जाती है वापस, ऑफ ए बेटर। तो 23 का जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो है ए, एजुकेशन, और बेटर एजुकेशन इन क्रिस्टमिनिस्टर, वहाँ पे वो लौट जाती है उसके बाद। और जूड द ऑब्सक्योर थॉमस हार्डी का एक नॉवेल है। नेक्स्ट चलते हैं 24 क्वेश्चन पे। हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स लैम्ब के, विलियम हैजलिट के, ले हंट के, या फिर चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी लैम्ब। इसका आंसर बताना है। 24 का क्या है? तो टेल्स फ्रॉम जो शेक्सपियर है ये चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब के द्वारा लिखा गया था 1807 में। 1807 में चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब के द्वारा ये लिखा गया था। लैम्ब वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिटेलिंग द कॉमेडीज एंड चार्ल्स लैम्ब द ट्रेजेडीज। जो मैरी लैम्ब थी वो कॉमेडीज़ की रिटेलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल थी और चार्ल्स लैम्ब ट्रेजेडीज़ की। 26 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी है, द क्राइम इन वॉर। जो द क्राइम इन वॉर है वो इसको अच्छे से डिस्क्राइब करता है, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। ओके, नेक्स्ट, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स। जो लाइन्स है दी गई हैं वो किसने लिखी है बताना है। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। ये लाइन्स आपको बतानी है कि किसने लिखी है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने, टेनिसन ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, या फिर पीबी शेले ने।
किसने लिखी है ये? तो 27 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है बी, यानी कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये जो लाइनें हैं वो लिखी थी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का बर्थ 1809 में हुआ था और उनकी जो डेथ थी वो 1892 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम वेयर डज द लेडी ऑफ शैलोट सी द वर्ल्ड अराउंड हर? तो 28 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो है मिरर, ए मिरर। ओके, बी ऑप्शन राइट होगा। जो लेडी ऑफ शैलोट है वो मिरर में अपने दुनिया देखती है उसके चारों ओर। और जो द लेडी ऑफ शैलोट है ये एक लिरिकल बैलेड है, टेनिसन के द्वारा लिखा गया। ओके, नेक्स्ट, द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज? ग्रेट एक्सपेक्टेशन का जो प्रोटैगोनिस्ट होता है यानी कि हीरो जो होता है वो कौन है? तो जो 29 है आपका 29 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो आपका फिलिप पिरिप है, यानी कि पिप, उसको पिप के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। इनको पिप भी बुलाया जाता है, वैसे इनका नाम फिलिप पिरिप है। और जो ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन है ये 1861 में इन्होंने रिटर्न किया था। और जो नोवेल है ये पिप की प्रोग्रेस को फॉलो करता है फ्रॉम चाइल्डहुड से ही। पिप बिगिंस द स्टोरी एज अ यंग ऑर्फन बॉय बीइंग रेज्ड बाय हिज सिस्टर। पिप की जो स्टोरी बिगिंस होती है वो यंग ऑर्फन बॉय के अनाथ लड़की के रूप में होती है जिसको उसकी बहन के द्वारा पाला जाता है एंड ब्रदर इन लॉ और जीजा के द्वारा इन द हार्श कंट्री ऑफ कैंट इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। चार्ल्स डिकेंस इज ए नॉवलिस्ट ऑफ द? चार्ल्स डिकेंस जो है वो नॉवलिस्ट है, कौन से एरा के हैं बताना है। एलिजाबेथन एरा, जैकोबियन एरा, ऑगस्टन एरा या फिर विक्टोरियन एरा? तो 30 का राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा, विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा के ये ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट थे चार्ल्स डिकेंस। और इनका बर्थ कब हुआ था? 1812 में इनका बर्थ हुआ था और 1870 में इनकी डेथ हो गई थी, 1870। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकेंस ह्यूमर? डिकेंस की ह्यूमर की यूनिक क्वालिटी क्या थी? इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद सेटायर, इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद रोमांटिक नरेशन, इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद पैथस या फिर नन ऑफ द अबव? तो 31 का राइट ऑप्शन होगा इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद पैथस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनका जो ह्यूमर है वो ब्लेंड्स यानी कि मिश्रण है ह्यूमर विद पैथस, हास्य के साथ पैथस यानी कि दुख भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट ए प्रेजेंट टाइम वॉज रिटन बाई? फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म है जो एट द प्रेजेंट टाइम ये किसके द्वारा लिखा गया वर्क है? तो 32 है, इसका राइट ऑप्शन बताना है। डॉक्टर जॉनसन है, एस.टी. कॉलरिज है, मैथ्यू अर्नोल्ड या फिर टी.एस. इलियट? तो 32 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका मैथ्यू अर्नोल्ड है। मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा ये वर्क लिखा गया है। और अर्नोल्ड जो है उनको विश्वास होता है कि अल्टीमेट फंक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड लाइज इन एक्सरसाइजिंग इट्स क्रिएटिव पावर्स, कि जो ह्यूमन काइंड के जो अल्टीमेट फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, वो निहित हैं क्रिएटिव पावर्स में, क्रिएटिव पावर्स की एक्सरसाइज में। ओके, और जो मैथ्यू अर्नोल्ड है इनका बर्थ कब हुआ था आपको बताना है। चलिए बताते हैं आपको। मैथ्यू अर्नोल्ड का बर्थ हुआ था आपका 1822 में और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1888 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ कल्चर एंड अनार्की? कल्चर एंड अनार्की का ऑथर आपको बताना है कौन थे। राजा राव थे, जी.बी. शाह, मैथ्यू अर्नोल्ड या फिर जॉर्ज ऑरवेल? तो 33 का आपका राइट ऑप्शन जो है कल्चर एंड अनार्की इज ए क्रिटिसिज्म बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया क्रिटिसिज्म है ये एक, जो पब्लिश हुआ था 1869 में। ओके, और अर्नोल्ड जो है इसमें कॉन्ट्रास्ट करते हैं कल्चर, जिसको वो डिफाइंस करते हैं द स्टडी ऑफ परफेक्शन के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। हुज नॉवेल्स थ्रो लाइट ऑन द मिजरीज ऑफ पुअर ऑर्फन चिल्ड्रन? जो गरीब अनाथ बच्चे होते हैं उनकी
मिजरीज यानी कि उनकी जो मुसीबतें होती हैं उन पर कौन सा नॉवल प्रकाश डालता है, कौन से नॉवल में सब कुछ शो किया जाता है अनाथ बच्चों की, गरीब और अनाथ बच्चों की मुसीबत यानी कि उनके जो दुख दर्द है। तो 34 का राइट ऑप्शन जो है आपका चार्ल्स डिकेंस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसमें राइट हो जाएगा। चार्ल्स डिकेंस जो है अपने नॉवेल्स में प्रकाश डालते हैं गरीब अनाथ बच्चों के लाइफ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज पी.बी. शेलीज लिरिकल मास्टरपीस। इनमें से कौन सा माना गया है पी.बी. शेली का लिरिकल मास्टरपीस को कौन सा माना गया है? और टू द वेस्ट वाइंड, और टू स्काईलार्क, काउसी या फिर प्रोमेथियस अनबाउंड। कौन सा माना गया है इसको बताना है। 35 का जो है फर्स्ट ऑप्शन ये आपका सही होगा, और टू द वेस्ट वाइंड। इनका मास्टरपीस माना गया है और ये रिटन हुई थी पी.बी. शेली के द्वारा। ये लिरिकल जो है रिटन किया गया है, जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ लिखा भी है। और इनका बर्थ हुआ था आपका 1792 में और इनकी डेथ हो गई थी 1822 में। ओके, 1822 में पी.बी. शेली की डेथ हुई थी और 1822 में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म वॉज रिटन बाई। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म है जो वो किसके द्वारा लिखा गया था? पॉप, शेले, येट्स या फिर इलियट। 36 का जो आपका राइट ऑप्शन है द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म है, ये शेली के द्वारा लिखा गया है और ये ऐसे है एक एथिज्म पर विच वॉज रिटन बाई पी.बी. शेली एंड पब्लिश्ड इन 1811 में पब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट, कीट्स ड्रॉप द फर्स्ट स्टांजा ऑफ वन ऑफ हिज ओड्स, इट वॉज फ्रॉम। कीट्स ने अपने ओड में एक स्टांजा ड्रॉप किया था, वो कौन सा ओड था? ओड टू साइचे, ओड टू मेलनकोली, ओड टू अपोलो या फिर ओड ऑन इंडोलेंस। किस पे था ये? तो 37 का राइट ऑप्शन है आपका ओड टू मेलनकोली, यानी कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओड टू मेलनकोली में ये हुआ था। ओड टू मेलनकोली contains reference to classical themes, characters and places such as Psyche, Lethe and Proserpine. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। Who among the following combines anthropology, history and fiction? इनमें से कौन कंबाइंस करता है एंथ्रोपोलॉजी को, हिस्ट्री को और फिक्शन को? कमला मार्कंडेय, मुल्कराज आनंद, उपमन्यु चटर्जी या फिर अमिताभ घोष। तो 38 का जो राइट ऑप्शन है आपका ये मुल्कराज आनंद है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और मुल्कराज आनंद का जो बर्थ हुआ था वो उनका हुआ था 1905 में और डेथ इनकी हुई थी 2004 में। ओके, डेथ हुई थी 2004 में इनकी। ये एक इंडियन राइटर थे जो इंग्लिश में अपने वर्क्स लिखा करते थे और ये जो एडमायर्ड किया जाता था इनको, वो उनके नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए किया जाता था, जो कंबाइंस करते थे एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और फिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड इलिया इज़ एसोसिएटेड विद। जो वर्ड है इलिया वो किसके साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? थॉमस डी क्वेंसी के साथ, विलियम हैजलिट के, चार्ल्स लैम्ब के या फिर फ्रांसिस बेकन के। तो फ्रेंड्स जो वर्ड है इलिया वो आपका चार्ल्स लैम्ब से जुड़ा हुआ है। 39 का जो सी ऑप्शन राइट होगा। चार्ल्स जो है पहली बार यूज़ करते हैं सुडोनिम अपना इलिया जो अपने एस्से के लिए साउथ सी हाउस के। इनके साउथ सी हाउस नाम का एक एस्से आया था जिसको उन्होंने अपने सुडोनिम से जो था पब्लिश कराया था इलिया के नाम से। और इलिया वॉज द लास्ट नेम ऑफ एन इटालियन मैन। एक इटालियन मैन थे जिनका लास्ट नेम में आता था इलिया, हु वर्कड विद चार्ल्स लैम्ब एट द सेम टाइम, जो चार्ल्स लैम्ब के साथ ही उस वक्त काम करते थे। ओके, और इनके एसेस को एक सीरीज है इनकी एसेस ऑफ इलिया, ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट 40, द करेक्ट टाइटल ऑफ शेलीज पोएम इज। शेली की जो पोएम्स हैं उनका करेक्ट टाइटल बताना है कौन सा है? टू ए स्काईलार्क है, टू द स्काईलार्क है, द स्काईलार्क है या फिर टू स्काईलार्क है। तो 40 का राइट ऑप्शन बताना है। 40 का राइट ऑप्शन है टू ए स्काईलार्क, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। टू ए स्काईलार्क इज द करेक्ट टाइटल फॉर द पोएम
कंपोज्ड बाय पी.बी. शैली इन 1820 में ये पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, हु रोट द लॉन्ग पोएम द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। जो द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है, एक लॉन्ग पोएम है, किसने लिखी है ये बतानी है। कॉलरिज ने, टेनिसन ने, ब्राउनिंग ने या फिर शैले ने। बताइए किसने लिखी है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। तो 41 का जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका है पी.बी. शैले। पी.बी. शैले ने लिखी है, डी ऑप्शन राइट होगा। और पी.बी. शैले जो है पी.बी. शैले के द्वारा लिखी गई जो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है ये 12 कैंटोज में कंपोज की गई है और ये लाउन एंड सिंथिया के टाइटल के नेम से अंडर पब्लिश हुई थी 1818 में। ओके, 1818 में हुई थी पब्लिश है, किस नाम से, लॉन एंड सिंथिया। और पी.बी. शैले का जो बर्थ था वो आपको मैंने अभी भी बताया है 1792 में हुआ था और उनकी डेथ 1822 में हुई थी। नेक्स्ट, द फिगर ऑफ स्पीच इन ही इज़ टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप इज़। जो ये लाइन दी गई है ही इज़ टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप, इसमें फिगर ऑफ स्पीच फाउंड करना है आपको। इसमें सिमली है, मेट्रोनोमी है, पर्सोनिफिकेशन है या फिर ऑक्सीमोरन है। तो फ्रेंड्स, सिमली की तो एक खास पहचान होती है जिसमें एज, सो इस तरह के वर्ड्स आए तो वो आपकी एकदम से पहचान सकते हो आप, सिमली होता है उसमें। ओके, तो सिमली तो उसमें है नहीं, तो 42 का राइट ऑप्शन क्या होगा फिर। तो ये मेट्रोनोमी का एक एग्जाम्पल है और मेट्रोनोमी को क्या बोलते हैं, लक्षण अलंकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फिगर ऑफ स्पीच इन वाई देन ओ ब्राउलिंग लव ओ लविंग हेट इज़। फिगर ऑफ स्पीच बताना है, इसमें कौन सा है, ओ ब्राउलिंग लंग ओ लविंग हेट। मेटाफोर तो इसमें हो नहीं सकता, सिमली भी इसमें नहीं है, एपोस्ट्रोफी और ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन और एपोस्ट्रोफी में से आपको चूज़ करना है कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑक्सीमोरन यूज़ किया गया है क्योंकि लव और हेट साथ साथ इसमें दिए गए हैं, विरोधाभास को प्रकट कर रहे हैं ये। नेक्स्ट, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग, ही पास्ट ए स्लीपलेस नाइट। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच फाउंड करना है, कौन सा है, पर्सोनिफिकेशन है, यूफेमिज्म, ट्रांसफर्ड एपिथेट या फिर लिटोटस, कौन सा है इसमें। तो 44 का जो आपका राइट ऑप्शन है इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट होगा, ही पास्ट ए स्लीपलेस नाइट। और इसमें जो मॉडिफायर होता है या फिर एपिथेट होता है वो ट्रांसफर्ड होता है फ्रॉम द नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से। ओके, इसका मतलब होता है कि किसी अनदर नाउन को सेंटेंस में डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट देखते हैं 45, ओ फेम इफ़ आई एवर टुक डिलाइट इन दाई प्रेजेस, द फिगर ऑफ स्पीच इन द अबव लाइन इज। इसमें भी आपको फिगर ऑफ स्पीच फाउंड करना है। तो ओ फेम यहाँ पे आपको वैसे भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर किसी का जो है, किसी को संबोधन किया जा रहा है, किसी का ओ फेम। ओके, तो वैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, पर्सोनिफिकेशन है, एपोस्ट्रोफे है, ओनोमोटोपिया है या फिर मेटाफर है। ये तो आपका साउंड से रिलेटेड होता है तो ये तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, तो आपका 44 में जो राइट ऑप्शन है एपोस्ट्रोफी है क्योंकि ये एक डायरेक्ट एड्रेस होता है टू द डेड और द अब्सेंट, टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। ओके, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी होगा क्योंकि इसमें यहाँ पर सीधा संबोधन हो रहा है फेम को। ठीक है, नेक्स्ट 46, हु इज़ कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। बार्ड ऑफ एवन किसको बोला गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। बेन जॉनसन को, विलियम शेक्सपियर को, एडमंड स्पेंसर या फिर सर फिलिप सिडने। तो जो बार्ड ऑफ एवन है वो आपका विलियम शेक्सपियर को बोला गया है, इनका ये उपनाम था द बार्ड ऑफ एवन। और विलियम शेक्सपियर जो थे वो एलिजाबेथन एरा के मोस्ट फेमस पोएट थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी फॉर लोन ऑफन लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड्स हु स्पीक दिस लाइन्स। कौन ये लाइनें बोलता है ये बताना है। पोलोनियस बोलता है, होरेशियो, लेर्टिस या फिर प्रोस्पेरो। तो फ्रेंड्स जो लाइनें हैं
वो आपका 47 में राइट ऑप्शन होगा पोलोनियस। पोलोनियस ये आपकी लाइनें बोलता है, और जो पोलोनियस है ये आपका हैमलेट में अपीयर होता है। हैमलेट इज़ ए फेमस प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले है ये, जो उन्होंने 1600 से 1601 के बीच में लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज डू द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर। कौन से प्ले में जो है फॉलोइंग लाइन्स अपीयर होती हैं? ब्लो ब्लो दाई विंटर वाइंड, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इनग्रेटिट्यूड। तो आपको ये लाइनें बतानी है शेक्सपियर के कौन से प्ले से ली गई हैं, किस में अपीयर हुई हैं। तो 48 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका एज यू लाइक इट है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, एज यू लाइक इट। ओके, और जो एज यू लाइक इट है आपका, ये आपका 1599 में लिखा गया था, और 1599 से 1601 के बीच में। ओके, और ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले है जिसमें लाइनें अपीयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। द लाइन्स ब्लिस वॉज 18 दैट ड्राउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन ऑकर्स इन द पोएम ऑफ। कौन सी पोएम में लिख गया ये लाइनें, ये बताना है। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम थी, विलियम शेक्सपियर की, जॉन मिल्टन की, या फिर क्रिस्टोफर मार्लो की। तो 49 का जो राइट ऑप्शन है आपका वो आपका वर्ड्सवर्थ है। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर राइट होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। और इन्होंने ये लाइनें अपनी पोएम में लिखी गई है इनके द्वारा। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो बर्थ हुआ था वो 1770 में हुआ था, एंड 1850 में इनकी डेथ हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। रॉबर्ट साउदे वॉज सक्सीडेड बाय डैश एज द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। रॉबर्ट साउदे जो थे उनको सक्सीडेड किया गया था पोएट लॉरिएट, मतलब उन्होंने उनके बाद कौन बने थे इंग्लैंड में पोएट लॉरिएट? रॉबर्ट साउदे की बाद। रॉबर्ट साउदे की जो डेथ थी वो 1843 में हो गई थी, और उसके बाद वर्ड्सवर्थ इनकी जगह वर्ड्सवर्थ ने ले ली थी। ओके, और 1850 में फिर वर्ड्सवर्थ की भी डेथ हो गई, और फिर इनकी जगह टेनिसन पोएट लॉरिएट बने थे। ओके, नेक्स्ट 51। द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैशन दीज लाइन्स ओकर्स इन द पोएम। जो लाइन है कौन सी पोएम से ली गई है? रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द टेबल टर्न्ड, द रिवर डर्डन, या फिर टिंटन एबी। तो 51 का जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका टिंटन एबी है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है एक, और ये आपकी डी.के. स्लेविक ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द डॉटर ऑफ शाइलॉक इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक की डॉटर का नाम क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ए वर्क बाय विलियम शेक्सपियर रिटन इन 1596। ओके, 1596 में लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और जो शाइलॉक थे ये एक मनी लैंडर थे आपके, और इनकी बेटी का नाम था जेसिका। ओके, जेसिका इज द डॉटर ऑफ शाइलॉक इन दिस प्ले। नेक्स्ट 53। हु इज़ किंग लियर्स सेकेंड डॉटर्स हस्बैंड। किंग लियर्स की जो सेकेंड डॉटर थी उसके पति का नाम आपको बताना है। किंग लियर जो है शेक्सपियर की एक ग्रेट ट्रेजेडीज में आती है, और जो किंग लियर है आपकी इसमें किंग लियर की 3 डॉटर्स होती हैं। जो सेकंड डॉटर होती है उसके हस्बैंड का नेम बताना है आपको। तो 53 का राइट ऑप्शन होगा आपका ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल जो थे सेकंड बेटी के हस्बैंड थे इनके, और उसका नाम था रेगन। किंग लियर इज ए ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। फर्स्ट डॉटर का नाम इनकी आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, कौन सी बेटी थी इनकी फर्स्ट, उसका नाम क्या था, और सेकंड का नाम रेगन था, और थर्ड जो थी वो प्ले की जो हीरोइन होती है वो थी कॉर्डेलिया था उसका नाम। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि इनकी पहली बेटी का क्या नाम था जो सबसे बड़ी थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पास्टोरल कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। इनमें से कौन सी जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है एक पास्टोरल कॉमेडी है? तो जो 54 है उसका राइट ऑप्शन आपका एज यू लाइक इट है, सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। और जो एज यू लाइक इट है एक पास्टोरल कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की, जो उन्होंने 1599 में लिखी थी और 1601 के बीच में। ओके,
1599 से 1601 के बीच में इन्होंने ये लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55। इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट हु इज सेबेस्टियंस ब्रदर। शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट में सेबेस्टियन के ब्रदर का क्या नाम था? एंटोनियो, अलोंसो, फर्डिनेंड या फिर गोरिजेलो। तो 55 का आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका अलोंसो, इनके बी ऑप्शन राइट होगा। ये सेबेस्टियन के ब्रदर थे अलोंसो। और जो टेम्पेस्ट है द टेम्पेस्ट ये आपका 1611 में रिटन किया गया था। नेक्स्ट देखिए फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमेन हु सेज दिस। ये जो स्टेटमेंट है कौन देता है, कौन कहता है? हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर या फिर मैकबेथ। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है आपकी हैमलेट प्ले में आती है। 56 का राइट ऑप्शन आपका हैमलेट है। हैमलेट कहता है ये हैमलेट प्ले में, और जो हैमलेट है वो आपका शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57। फॉर व्हाट इज द फ्रेज द माउस ट्रैप यूज्ड बाय शेक्सपियर। किसके लिए जो है शेक्सपियर ने द माउस ट्रैप जो है फ्रेज यूज़ किया था? हैमलेट्स के ट्रेजिक फ्लो के, द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर, द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट या फिर हैमलेट्स कॉन्साइंस। किसके लिए किया था? तो 57 का जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, द प्ले विद इन द प्ले। माउस ट्रैप जो है इसका मीनिंग होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far off things and beat battles long ago. The bow lines occurs in, ये जो लाइन से आपकी बतानी है कहाँ से ली गई है? सॉलिटरी रीपर से, 3 years she grew से, या माइकल सिंग्स या फिर एन इवनिंग वॉक। चारों यहाँ पर शेक्सपियर के वर्क दिए गए हैं आपके, और इनमें से एक पोएम से ये लाइनें यहाँ पर ली गई हैं। तो फ्रेंड्स जो लाइनें हैं ये आपकी सॉलिटरी रीपर से ली गई है, और इनका ये मोस्ट फेमस लिरिक है वर्ड्सवर्थ का, जिससे ये ली गई हैं। नेक्स्ट 59। इन विच पोएम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्ड डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। अपनी कौन सी पोएम में वर्ड्सवर्थ नेचर के डिफरेंट मूड्स को डिस्क्राइब करते हैं? द डैफोडिल्स में, लाइन्स रिटन ए फ्यू माइल्स अबोव टिंटरनबी, एन इवनिंग वॉक या फिर द एक्सक्यूशन। किस में करते हैं? 59 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका लाइन्स रिटन ए फ्यू माइल्स अबोव टिंटरनबी है। ओके, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ इसमें डिस्क्राइब करते हैं नेचर के डिफरेंट मूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ। तो जो लेक डिस्ट्रिक्ट है इंग्लैंड में वो किससे एसोसिएटेड है? विलियम ब्लेक से, विलियम कॉलिंस, विलियम शेक्सपियर या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये आपका जो लेक डिस्ट्रिक्ट है ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु सेड द पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। किसने कहा था द पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन? टी.एस. इलियट ने, एस.टी. कॉलरिज, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो 61 का जो राइट ऑप्शन है आपका ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था द पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। हु इज सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर 12th नाइट। शेक्सपियर के 12th नाइट में सेल्फ लव से कौन सिक था? मालवोलियो, सर टॉबी बेल्क, सर एंड्रू एग्जिक या फिर ओलिविया। तो फ्रेंड्स 62 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका मालवोलियो है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा यहाँ पे, और ये सिक थे सेल्फ लव से, और ये जो है आपके 12th नाइट में अपीयर होते हैं, जो आपकी 1599 से 61 के बीच में लिखी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। द कैरेक्टर ऑफ जैक्वास इन एज यू लाइक इट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जो एज यू लाइक इट में जैक्वास का जो कैरेक्टर है उसको किस रूप में अच्छे से डिस्क्राइब किया जा सकता है? विम्सिकल, रोमांटिक, मेलनकॉलिक या फिर एंग्री। कैसे किया जा सकता है? तो 63 का आपका राइट ऑप्शन होगा मेलनकॉलिक। ये एक मेलनकॉलिक कैरेक्टर है एज यू लाइक इट में जैक्वास। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? तो 64 का जो राइट ऑप्शन है, ये शेक्सपियर के गुड फ्रेंड बेन जॉनसन ने लिखी थी शेक्सपियर के लिए। इसका राइट ऑप्शन होगा ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, बेन जॉनसन और शेक्सपियर, क्योंकि बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में ये लाइनें कही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 इन द टेम्पेस्ट हु सेज द फॉलोइंग लाइन्स एंड वाई। टेम्पेस्ट में ये लाइनें कौन कहता है और क्यों? आई विल ब्रेक माई स्टाफ, bury it certain fathoms in the earth, and deeper than did ever plummet sound, I'll drown my book। ये बताने है कि टेम्पेस्ट में किसने और क्यों कहा था। तो फ्रेंड्स, जो 65 का राइट ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन होगा, राइट। प्रोस्पेरो, ही अश्योर्स द वर्ल्ड दैट ही विल हैव नो मोर डीलिंग विद मैजिक। प्रोस्पेरो जो है अश्योर करता है दुनिया को पूरी कि वो अब मैजिक के साथ ज़्यादा डील नहीं करेगा, मतलब मैजिक के साथ अपना रिलेशन नहीं रखेगा अब ज़्यादा वो। ओके, और जो ये लाइन है टेम्पेस्ट से ली गई है, द टेम्पेस्ट से, जो 1611 में रिटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands। फ्रॉम वेयर आर द अबव कोटेड लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। कहाँ से ये लाइनें ली गई है वर्ड्सवर्थ के? तो जो 66 है आपका, ये लाइनें आपकी सोलिटरी रीपर से ली गई है, जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, सोलिटरी रीपर। और जो ये पोएम है एक लोनली अबाउट ए लोनलीनेस है, हु रीप्स ऑन द हाईलैंड्स, जो हाईलैंड्स में रीप्स कर रही होती है, यानी कि फसल काट रही होती है एक लड़की वहाँ पे, और वो गुनगुना रही होती है कोई गाना अपनी ही लैंग्वेज में कुछ, बट जो वर्ड्सवर्थ थे उसका गाना सुन रहे थे, बट उनको कोई समझ नहीं आ रहा था उस वक्त। और स्कॉटलैंड में ये हुआ था, जो अपने स्कॉटलैंड गए थे अपने टूर पर। और जो ये पोएम है इसमें पोएट शो करते हैं हाउ नेचर इज सिंपैथेटिक टू सफरिंग एंड सॉरो, कि जो नेचर है वो व्यक्ति के साथ सिंपैथी रखती है, उसके दुख में भी और सुख में भी। ओके, नेक्स्ट 67 It is said that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incidents of his era. Which of these is it said to be? शेक्सपियर जो है बेस करते हैं जूलियस सीजर में कुछ सर्टेन इंसिडेंट्स उसके एरा के, तो कौन से थे ये? 67 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये आप कहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, ये इसका राइट ऑप्शन है। और जो जूलियस सीजर आपकी 1599 में रिटन हुई थी, 1599। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन्स टेकन। कौन से प्ले से जो है शेक्सपियर की लाइनें ली गई हैं? लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो 68 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका मैकबेथ है, सी यहाँ पर। और मैकबेथ जो है आपका 1606 में रिटन हुआ था, और जो ये लाइनें हैं आपकी एक्ट 5 और सीन 5 में ही ओकर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो की जो स्टोरी है वो कौन सी कंट्री में सेट होती है? डेनमार्क में, वेनिस में, ग्रीस या फिर इंग्लैंड। तो 69 का जो राइट ऑप्शन है आपका, द स्टोरी ऑफ ओथेलो हैज़ बीन सेट इन वेनिस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। वेनिस इज़ ए फेमस फॉर इट्स कल्चर एंड आर्ट। ओके, ये अपने कल्चर आर्ट के लिए बड़ा फेमस था। और जो ओथेलो है आपका, ये 1603 से 4 के बीच में रिटन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट का जो सबटाइटल है वो बताना है कौन सा था। व्हाट इज़ यू विल था, व्हाट यू विल, व्हाट यू लाइक इट या फिर व्हाट यू थिंक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, व्हाट यू विल इसका जो है सबटाइटल है ट्वेल्थ नाइट का। और ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक वर्क है। 71 हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। द हैमलेट वॉज रिटन बाय।
जो हैमलेट है वो शेक्सपियर के द्वारा रिटन हुआ था, ठीक है, बट जो द हैमलेट है वो किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है। ये दो वर्क है, एक हैमलेट है, एक द हैमलेट है, ठीक है। जो द हैमलेट है वो आपका विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया है, डी ऑप्शन राइट होगा। और इसमें स्नोप्स फैमिली, स्पेशली फ्लेम स्नोप्स जो है शो किया गया है इसमें, ओके। और विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया था द हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। द लूसी पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर्स टू। जो लूसी पोएम्स है विलियम वर्ड्सवर्थ की रेफर किसको करती है? तो जो ये है आपकी 72 का राइट ऑप्शन आपका जो लूसी पोएम्स है आर ए सीरीज ऑफ 5 पोएम्स कंपोज्ड बाय वर्ड्सवर्थ। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा। इसमें से कौन सा शेक्सपियर का ड्रामा नहीं है? टाइटस एंड्रोनिकस, एडवर्ड द सेकंड, हैमलेट या फिर रिचर्ड थर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ 73 में आपका राइट ऑप्शन होगा एडवर्ड द सेकंड। इनका वर्क नहीं है, इनका ड्रामा नहीं है ये, ओके। ये जो वर्क है ये क्रिस्टोफर मार्लो का है जो इन्होंने 1593 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट ऑफ। जो डार्क लेडी थी वो किसकी सोनेट्स में अपीयर होती है? तो ये शेक्सपियर के सोनेट्स थे जिसमें डार्क लेडी अपीयर्स होती है, और ये इन्होंने अपने कुछ सोनेट्स इनको डेडिकेट भी किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर का मैकबेथ में कौन ये वर्ड्स बोलता है? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, दिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए पेंटेड डेविल। तो 75 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो होगा फर्स्ट विच, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। ये वर्ड्स फर्स्ट विच के द्वारा बोले गए होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन कॉल्ड द फोर्थ विच, शी इज़। शेक्सपियर के कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर को फोर्थ विच के नाम से बुलाते हैं, तो कौन थी वो बताना है। तो फ्रेंड्स वो लेडी मैकबेथ थी। लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है प्ले में, ओके। नेक्स्ट 77। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स ओपन्स विद द लाइन। कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जो इन लाइनों के साथ ओपन होता है? इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ओके। यदि म्यूज़िक जो है फूड ऑफ लव है तो इसको चलने दीजिए। द टेम्पेस्ट में, ट्वेल्थ नाइट में, मैकबेथ या फिर रोमियो एंड जूलियट। तो 77 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका ट्वेल्थ नाइट होगा। और जो ट्वेल्थ नाइट है वो आपकी कॉमेडी है जो रिटन हुई थी 1601 से 2 के बीच में, और शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। द करेक्ट स्पेलिंग इज़ अर्थनवेयर। अर्थनवेयर की आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो करेक्ट स्पेलिंग है 78 में अर्थनवेयर की वो है EARTHENWARE। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, अर्थनवेयर, ओके। और इसका मीनिंग होता है आपका मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं अर्थनवेयर, ओके। नेक्स्ट द करेक्ट स्पेलिंग इज़ फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट की आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो ये है आपकी FLAMBOYANT, फ्लैम्बॉयंट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है आपका आकर्षक, या फिर इसको भड़कीला भी बोल सकते हैं, आकर्षक, ओके। जो अपनी ओर आकर्षित करने वाला उसको फ्लैम्बॉयंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 80 से 84 के बीच में फिर से डायरेक्शंस दिए हैं कुछ, इनको आपको पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक सो एज टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। इसमें से आप मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स को चूज़ करना है आपको, और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। देखिए 80 क्वेश्चन में क्या है, द लीडर एंड नोट द फॉलोअर्स डैश अरेस्टेड। लीडर्स और जो फॉलोअर्स थे वो अरेस्ट नहीं हुए, ठीक है। इसमें आपका राइट ऑप्शन जो है 80 का वो है हैज़ बीन। इसमें हैज़ बीन आपका यूज़ होगा, हैज़ बीन अरेस्टेड, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं 81, शी टॉक्स एज इफ शी डैश द मैनेजर। कंडीशनल सेंटेंस है, शी टॉक्स वैसे बातें करती है मानो कि वो वहाँ की मैनेजर। तो जब कोई कंडीशनल सेंटेंस में किसी अपने आप को कुछ मान लेता है तो वहाँ पर वर्क का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं नाइदर ऑफ अस डैश टू मीट हर। तो यहाँ पर 82 का जो राइट ऑप्शन है इज गोइंग होगा, राइट। नाइदर ऑफ अस इज गोइंग टू मीट हर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 83, वी हैव नॉट येट फुली रियलाइज्ड द डैश कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर। उन हमारे में से कोई भी जो वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस थे यानी कि उनके परिणाम थे उनको किसी ने भी पूरी तरह से अभी तक रियलाइज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर आपका ग्रीम ऑप्शन में जो होगा ग्रीम आएगा सी। ग्रीम का मीन्स होता है कठोर, यानी कि कठोर जो परिणाम रहे उसके वॉर के, युद्ध के, उसके परिणाम तक कठोर ही होते हैं। कोई युद्ध हो रहा हो अगर तो उससे वो फुली रियलाइज उन्होंने नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84, हैप्पीनेस इज बीइंग डैश व्हाट वी हैव। तो आपका इसमें कंटेंटेड विद आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, कंटेंटेड विद, ओके। हैप्पीनेस जो है वो किससे कंटेंट होती है, जो हमारे पास है उससे ही, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 से 86 के बीच में फिर से आपको कुछ फॉलो करने हैं डायरेक्शन। देखिए क्या है, 4 अल्टरनेटिव वेज ऑफ कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आर सजेस्टेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फाइंड आउट द करेक्ट वंस। करेक्ट आपको चूज़ करना है इनमें से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया है आपको। 85, डू यू वांट बैलून्स, क्या आपको बैलून्स चाहिए। ही सेड टू द चाइल्ड, उसने बच्चे से कहा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है पीछे, तो इट्स मीन दिस इज ए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और 85 क्वेश्चन जो है आपका वो आपका चेंज करना है आपको इनडायरेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ़ इट वांटेड बलून्स। देखिए जब सैड आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में तो सैड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के वहाँ पर हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। देखिए वेदर इस वाले सेंटेंस में भी आया है, बट हमने यही क्यों किया, क्योंकि इसमें यहाँ पर हैड यूज़ हुआ है। बट जो सेंटेंस है आपका डू यू वांट बलून्स, ये आपका प्रेजेंट में जो है चल रहा है, तो यहाँ पर आप पास्ट में चेंज करोगे इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, और यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी आपकी इट वांटेड बलून्स, ना कि परफेक्ट टेंस में आपका चेंज होगा। यहाँ पर आपका परफेक्ट बना दिया गया है इसको, इसलिए यहाँ पर ये नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 86, सी शेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस। मैं इस ड्रेस में कितनी बेकार लग रही हूँ, उसने कहा, ओके। सी, तो यहाँ पर आपका 86 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा, ओके। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है, क्वेश्चन मार्क आप सॉरी एक्सक्लेमेशन साइन आपको दिख रहा है, तो वहाँ पर हम हटा के उसको सेड को वहाँ पे एक्सक्लेम लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट से सेंटेंस जॉइन होगा। और हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस, फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। शी यहाँ पर आया है, लुक आई लुक इन दिस ड्रेस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होगा, लुक्ड सेकंड फॉर्म में चेंज हुआ। वेरी अगली, दिस का आपका दैट होगा। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं सेंटेंस तो दिस को दैट में यूज़ करते हैं, ओके। हम चेंज कर देते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। 87, द मीनिंग ऑफ द ईडियम द गिफ्ट ऑफ द गैप इज़ द, जो मीनिंग है ईडियम द गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका आपका मीनिंग है एबिलिटी टू स्पीक ईजिली एंड परसुएड अदर्स विद योर वर्ड्स। ये ऑप्शन राइट होगा आपका, यानी कि आपकी बोलने की जो एबिलिटी होती है उसको शो करता है गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट देखते हैं 88 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस। नरेशन के रेफरेंस में कौन सा करेक्ट इसमें नहीं है। देखिए, वाइल चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द रिपोर्टिंग वर्ब से सेज आर नॉट चेंज्ड। सही है आपका बिल्कुल ही, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो से और सेज को चेंज नहीं करते। नेक्स्ट, इन इनडायरेक्ट स्पीच सैड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ टोल्ड। इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड के प्लेस पे सेड के प्लेस पे टोल्ड यूज़ करते हैं, सही है। इन इनडायरेक्ट स्पीच वी यूज सो इन प्लेस ऑफ दस, ये भी बिल्कुल सही है। डी, इन इनडायरेक्ट स्पीच नाउ इज चेंज्ड इनटू देयर,
जो नाउ होता है वो आपका देयर में चेंज नहीं होता, जो नाउ होता है आपका किस में चेंज होता है, देन में। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही आपका नोट करेक्ट है, डी ऑप्शन राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से कौन सी स्पेलिंग जो है करेक्ट है एवर्शियस की। एवर्शियस का मीनिंग क्या होता है आपका, ये होता है आपका लालची। ओके, और इसका जो राइट ऑप्शन है आपका 89 का वो होगा आपका AVARICIOUS, अवर्शियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा ही बिगिंस होता है कैपिटल लेटर्स के साथ, सही है। यूज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सही है ये भी आपका। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो वो बैक रेफर करता है, सब्जेक्ट को ही इंडिकेट करता है। पॉजिटिव डिग्री इंडिकेट सम क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव डिग्री जो होती है इंडिकेट्स करती है ऑब्जेक्ट की कुछ क्वालिटीज़ को, सही है ये भी। मोडल वर्ब्स डू नॉट टेक एस इन द थर्ड पर्सन, और ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका गलत कौन सा है, तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत है। पॉजिटिव डिग्री इंडिकेट सम क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये आपका रोंग हो जाएगा। और मोडल वर्ब्स डू नॉट टेक एस इन द थर्ड पर्सन, ये मोडल वर्ब्स तो अपने आप साथ जो है एस कभी यूज़ करती नहीं है, कभी इनको चेंज नहीं कर सकते आप। ओके, सी ऑप्शन हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, सही है आपका बिल्कुल ये, क्योंकि नोट करेक्ट ही बताना है हमें। तो वी यूज़ द पास्ट टेंस फॉर्म टू मेक सजेशंस अबाउट व्हाट माइट हैपन, हम जो है पास्ट टेंस यूज़ करते हैं सजेशंस के लिए कि क्या हुआ था, सही है। द प्रेपोजिशन ऑन इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक टाइम्स, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। जो प्रेपोजिशन होता है ऑन होता है ये नॉन स्पेसिफिक टाइम्स के लिए यूज़ नहीं होता। ओके, डी द प्रेपोजिशन एट इज़ यूज्ड विद सर्टेन मेजर हॉलीडेज एज पॉइंट्स ऑफ टाइम, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पर रॉन्ग ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर, गंगापुर किस प्रकार का नाउन है आपका, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन। तो जो गंगापुर है वो आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी का एक पर्टिकुलर नाम है। 93, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, इनमें से कौन सा वर्ड जो है मिसस्पेल्ड है बताना है। डेसिकेशन, डेसिकेशन जो होता है किसे बोलते हैं, डेसिकेशन बोलते हैं परिशोध को, परिशोध। ओके, ये आपकी राइट है बिल्कुल स्पेलिंग। डिसेंडेंट, डिसेंडेंट बोलते हैं वंशज या फिर संतान को, ये स्पेलिंग भी बिल्कुल आपकी करेक्ट एकदम से। डेरोगेटरी, ये आपकी रॉन्ग स्पेलिंग है, यहाँ पर TARY की जगह TORY आपका आएगा, डेरोगेटरी। और डेरोगेटरी का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका अपमानजनक। अब बाकी है ड्रामेटिटिस, ड्रामेटिटिस का मीनिंग होता है त्वचा शोथ। ओके, यहाँ पर आपकी इसकी स्पेलिंग गलत है, टी के बाद ए नहीं ओ आएगा। नेक्स्ट, इनडिफरेंट मीन्स, इनडिफरेंट का मीनिंग पूछा है क्या होता है, तो ये होता है उदासीन बोल सकते हो आप इसको, और इसका जो मीनिंग होता है वो आपका अनकंसर्न्ड इसमें हो जाएगा। ओके, सिमिलर होता है एक जैसा, वेरियस भिन्न भिन्न, शाई होता है शर्मीला। ओके, नेक्स्ट, कंडम मीन्स, कंडम का मीन्स क्या होता है, तो ये होता है आपका निंदा करना किसी की, और यहाँ पर इसका जो मीन्स होगा सेंश्योर होगा, इसका मीन्स भी होता है आपका निंदा करना। ओके, अप्रूव, किसी को अप्रूव करना यानी किसी को परमिशन देना किसी चीज़ की, क्वालिटी गुण, डेस्पेयर होता है निराशा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको जो वर्ड दिया गया है उसका ऑपोजिट मीनिंग सर्च करना है। फेमस दिया है, फेमस का, फेमस तो सिंपल सी बात है, इसका अननोन होगा क्योंकि फेमस बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। अननोन जिसे कोई जानता ही ना हो। नोटरियस का मीन्स होता है बदनाम। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मीन्स होता है अनभिज्ञ किसी चीज़ से। और वर्थलेस का मीन्स बेकार। नेक्स्ट कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। चूज द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 97 से 101 तक आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर करने हैं। शी विल रीच हेयर डैश 4 PM। तो यहाँ पर आपका एट यूज़ होगा। शी विल रीच हेयर एट 4 PM। वह यहाँ पर 4 बजे पहुँची थी, सॉरी पहुँचेगी। नेक्स्ट 98। पवन स्ट्रक द हॉर्स डैश ए स्टिक। तो 98 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वह बी, विद। पवन स्ट्रक द हॉर्स विद ए स्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। द टाइगर स्प्रैंग डैश द डियर। तो बताइए क्या होगा, एट, अपॉन, टू या फिर फॉर। तो यहाँ पर आपका द टाइगर स्प्रैंग अपॉन द डियर होगा। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 100। शी गोट डैश हर कार एंड ड्रॉव ऑफ। तो यहाँ पर आपका डैश की जगह क्या आएगा, इन। शी गोट इन हर कार एंड ड्रॉव ऑफ। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 101। डैश ए बाइक शी हैज़ ए कार टू। यानी कि बाइक होने के अलावा उसके पास एक कार भी है। तो यहाँ पर आपका बिसाइड्स यूज़ होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है आपका 101 में। ओके। इस बिसाइड का मीनिंग होता है आपका बगल में, बिसाइड। और बिसाइड्स का मीनिंग होता है अलावा, या बिटवीन का होता है, या बीच। और अमंग का बीच, बिटवीन दो लोगों या दो वस्तुओं के लिए यूज़ होता है, और अमंग 2 से ज़्यादा के लिए। नेक्स्ट देखिए आपको तो चलिए आपका पैराग्राफ पढ़ देते हैं ये, और इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। The first thing which a scholar should bear in mind is that a book ought not to be read for mere amusement. पहली बात तो ये है, तो ये किसी स्कॉलर के लिए, यानी किसी विद्वान के लिए, कि जब वो पढ़ रहा होता है माइंड से अपने, तो कोई भी बुक उसको केवल अम्यूज़मेंट के लिए नहीं पढ़नी चाहिए, यानी कि मनोरंजन के लिए केवल नहीं पढ़नी चाहिए। हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूज़मेंट। जो हाफ एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं वो केवल मनोरंजन के लिए ही पढ़ते हैं। एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। और इसके लिए उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते। दे आर इनकैपेबल ऑफ अप्रिसिएटिंग द डीपर क्वालिटीज़। वो डीपर क्वालिटीज़ को अप्रिसिएट करने में इनकैपेबल होते हैं, मतलब वो योग्य ही नहीं होते कि वो उसकी प्रशंसा कर सके, उसकी डीपर जो क्वालिटीज़ होती है उसके अंदर। दैट बिलोंग्स टू अ रियली ग्रेट लिटरेचर। जो एक ग्रेट लिटरेचर से सच में ही बिलोंग करती है, क्योंकि वो उसको उस तरह से पढ़ ही नहीं पाते, तो क्या वो उसको अप्रिसिएट करेंगे। वो तो केवल उसको मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे कोई स्टोरी कोई कहीं से पढ़ रहा है, तो उसको कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ अपनी अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं, और कुछ होते हैं उसके डीपर क्वालिटीज़ के बारे में भी जानना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए। बट ए यंग मैन हु हैज़ पास्ड थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ एट एन अर्ली डे, नेवर टू रीड फॉर मेयर अम्यूज़मेंट। और किंतु जो यंग मैन होता है उसको, जो यूनिवर्सिटी से कोर्स करके निकला हो, और उसको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, खुद को रखना चाहिए, और शुरू से ही कभी भी अम्यूज़मेंट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज़ बीन फॉर्म्ड। और एक बार जब डिसिप्लिन की हैबिट फॉर्म हो जाती है, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मेयर अम्यूज़मेंट। वह देखता है कि वो उसके लिए इम्पॉसिबल है केवल अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ना। वो उसकी डीपर क्वालिटीज़ के बारे में ही जानना चाहेगा। ओके। He will then impatiently throw down any book from which he cannot obtain intellectual food. और तब वो एकदम से impatiently, यानी कि अधैर्य के साथ, वो उसका धैर्य ख़त्म हो जाएगा और उसके साथ वो बुक को रख देगा जिसमें से उसको इंटेलेक्चुअल फूड, जिससे वो प्राप्त नहीं कर पाएगा, यानी कि उसको जिससे बुद्धि की चीज़, ज्ञान प्राप्त जिससे नहीं होगा, उसको रख देगा। एनी बुक विच डज़ नॉट मेक एन अपील। कोई भी बुक जो अपील नहीं करती टू द हायर इमोशंस के लिए, एंड टू हिज इंटेलेक्ट के लिए। बट वो ऑन द अदर साइड, किंतु दूसरी ओर, द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूज़मेंट,
जो अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ने वाली हैबिट होती है बिकम्स विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट, वो इस तरह की आदत बन जाती है सेम उन लोगों की तरह जिनको जो एज ए वाइन ड्रिंकिंग और अफीम स्मोकिंग, जो वाइन ड्रिंक करते हैं और अफीम स्मोकिंग करते हैं। इट इज़ ए लाइक नारकोटिक, ये एक नारकोटिक की तरह होती है। समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, कुछ होता है जो टाइम को पास करता है, करने में उसकी हेल्प करता है। समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, कुछ टाइम पास करने के लिए। समथिंग दैट कीप्स अप ए परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, कुछ अपनी जो सपनों की स्थिति होती है उनको बनाए रखने के लिए। समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, और कुछ जो होते हैं वो अपनी सोचने के लिए जो उनकी कैपेसिटी होती है, योग्यता होती है, उसको सबको डिस्ट्रॉइंग रिजल्ट होता है उनका, ठीक है। गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ द माइंड, और जो गिविंग एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज जो देना होता है वो केवल उनके माइंड का सरफेस पार्ट होता है। एंड लीविंग डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग्स एंड द हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन अनएम्प्लॉयड, और जो उनकी डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग्स होती है, उनकी जो आंतरिक फीलिंग्स होती है, और हायर फैकल्टीज़ ऑफ परसेप्शन अनएम्प्लॉयड, उनको बेरोजगारी की तरफ ले जाती है, उनको हाई बेरोजगारी की तरफ छोड़ देती है। ये था आपका पैराग्राफ्स जो यहाँ पर फिनिश होता है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखते हैं, ठीक है। द राइटर बिलीव्स दैट हाफ एजुकेटेड पर्सनस आर नॉट एबल टू, जो राइटर है उसका विश्वास है कि जो हाफ एजुकेटेड पर्सनस होते हैं वो एबल नहीं होते किसके, एन्जॉय वाइन ड्रिंकिंग, एन्जॉय ड्रीमिंग, थिंक प्रॉपरली, या फिर अप्रोप्रिएट हिडन क्वालिटीज़ ऑफ एडमायरेबल लिटरेचर। तो 102 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी होगा। डी ऑप्शन यहाँ सही है, appreciate hidden qualities of admirable literature. Okay, next, the word narcotic in the passage means, जो वर्ड नार्कोटिक है पैसेज में उसका मतलब क्या है बताना है। ग्रेट लिटरेचर, इंटॉक्सिकेंट, चीप बुक्स, या फिर इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। तो 103 का जो राइट ऑप्शन है आपका वो बी है, इंटॉक्सिकेंट। ओके, नेक्स्ट, द फ्रेज द हायर फैकल्टीज़ इन द पैसेज मीन्स, जो फ्रेज दिया है द हायर फैकल्टीज़ पैसेज में, उसका मीन्स बताना है क्या है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द यूनिवर्सिटी है, डिफरेंट वेज ऑफ एंजॉइंग थिंग्स है, मेंटल पावर्स ऑफ ए हाई ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर है, या फिर सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द माइंड। तो 104 का राइट आंसर है आपका मेंटल पावर्स ऑफ ए हाई ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर। ओके, द वर्ड इवेंचुअली इन द पैसेज मीन्स, और जो वर्ड इवेंचुअली है पैसेज में उसका मीन्स बताना है क्या है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, एट लास्ट, नेवर, या फिर इनिशियली। तो 105 का राइट ऑप्शन है आपका बी, एट लास्ट। इवेंचुअली का जो मीन्स है पैसेज में वो एट लास्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 106, द वर्ड अनएम्प्लॉयड इन द पैसेज मीन्स, जो वर्ड है अनएम्प्लॉयड पैसेज में उसका मीन्स क्या है आपका, तो उसका मीन्स दिया गया है आपका अनयूज्ड। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्शंस दिए हैं फिर से। चूज द ऑप्शन विच इनक्लोज इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स, जो वर्ड्स ये हैं कैपिटल्स में इनका जो आपको है मीनिंग्स, सॉरी इनका सिनोनिम्स बताने हैं आपके क्लोजेट इन मीनिंग्स। ओके, 107 में दिया गया है डिम्योर। डिम्योर का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका संकोची, जो संकोच करने वाला होता है, और इसका क्लोजेट मीनिंग होता है आपका रिटायरिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इंटेंशनल का मीनिंग होता है जानबूझकर कुछ किया गया। ब्लंट होता है आपका मंदबुद्धि, और अनरिजर्व्ड का मीनिंग होता है स्पष्टवादी। ओके, नेक्स्ट है रिडंडेंट। रिडंडेंट का मीनिंग क्या होता है आपका, ये होता है अनावश्यक, यानी कि जिसकी आवश्यकता ही ना हो उसको बोलते हैं रिडंडेंट, अनावश्यक हो जो कुछ। और इसका जो क्लोजेट मीनिंग होता है आपका ये होता है सुपरफ्लुअस, ये भी मतलब आवश्यकता से अधिक होता है इसका। ओके, रूड तो आपको पता ही है, कठोर या किसी के प्रति रूड व्यवहार करना जो होता है। ब्रूटिस का मीन्स होता है पशुवत व्यवहार, यानी कि बहुत बुरा व्यवहार किसी के साथ। और जो कोर्स होता है, कोर्स का मीनिंग होता है अश्लील या फिर गंदा कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट, विंडिकेट। विंडिकेट का जो मीनिंग होता है वो आपका न्याय संगत होता है, मतलब किसी के साथ न्याय करना। और बी इसका राइट ऑप्शन होगा जस्टिफाई। ओके,
जज आपको बताइए कि दूसरे को बारे में जज करना किसी को, ओके। आर्ग्यू तो तर्क, और एक्सप्लेन तो आपको बताइए किसी का व्याख्या करना किसी चीज़ की। फिर से आपको नेक्स्ट एक पैसेज दिया गया है जिसको पढ़ को आपको नेक्स्ट के क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं 110 से 114 तक, ठीक है। चलो ये भी आप सॉल्व कर लेते हैं हम। चल इसको भी देखते हैं, चलिए। लॉन्ग एगो द कंट्री ऑफ गांधार वाज रूल्ड बाय ए जस्ट एंड गुड किंग विद्याधर। बहुत समय पहले एक कंट्री में गांधार में एक कंट्री में रूल करते थे एक गुड किंग विद्याधर, मतलब राजा थे वो बहुत अच्छे, उनका नाम था विद्याधर। ही सब्जेक्ट्स वर वेरी हैप्पी। उनका जो सब्जेक्ट्स मतलब उनकी जो प्रजा थी वो बहुत ही खुश थी। बट एज द किंग ग्रीव ओल्डर, पर जैसे जैसे राजा बूढ़ा होता गया, एवरीवन ग्रीव मोर एंड मोर वरीड। सब कोई बहुत ही चिंता से मतलब चिंतित थे सब लोग। बिकॉज द किंग डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन हु कुड टेक ओवर द किंगडम आफ्टर हिम, क्योंकि राजा को कोई बच्चे नहीं थे जो उनके बाद राज्य को संभाल सके। द किंग वॉज एन एविड गार्डनर। जो किंग था वो बहुत ही एक अच्छा मतलब गार्डनर था, उसके अंदर एक उत्सुकता थी। गार्डनर मतलब बाग बगीचे में रहना उसको बहुत अच्छा लगता था। ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम टेंडिंग टू हिज गार्डन, और वह बहुत सारा टाइम अपने बगीचे में ही स्पेंड करता था। प्लांटिंग द फाइनेस्ट फ्लावर्स, मतलब अच्छे फ्लावर्स के को प्लांट करता था। फ्रूट्स ट्रीज एंड वेजिटेबल्स के ट्रीज लगाता था वहाँ पर। वन डे, एक दिन, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड वर्किंग इन हिज गार्डन, अपने खेत में काम अपने गार्डन में वर्क फिनिश करने के बाद, ही प्रोक्लेम्ड, उसने बोला, उसने दावा किया कि आई विल डिस्ट्रीब्यूट सम सीड्स टू ऑल द चिल्ड्रन इन द किंगडम, कि मैं पूरे राज्य में बच्चों को कुछ बीज डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, बांटूंगा। द वन हु ग्रोज द बिगेस्ट हेल्दीस्ट प्लांट विद इन 3 months विल बिकम द प्रिंस और द प्रिंसेस, कि जो भी बच्चा सबसे अच्छा बड़ा और हेल्दीस्ट प्लांट लेकर आएगा वो गा के, उसको मैं राजा या रानी बना दूंगा, मतलब प्रिंसेस बना दूंगा उसको, वो बनेगा। नेक्स्ट डे देयर वाज ए लॉन्ग क्विक ऑफ एंग्शियस पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आउटसाइड द पैलेस, और अगले दिन जो थे महल में महल के बाहर जो थे बच्चे और माता पिता की एक बहुत लंबी कतार लग गई। एवरीवन वाज ईगर टू गेट अ सीड एंड ग्रो द बेस्ट प्लांट, सबके सब बहुत उत्सुक थे बीज पाने के लिए और एक प्लांट को उगाने के लिए। पिंगला ए पुअर फार्मर सन, पिंगला एक पुअर फार्मर का सन था। वॉज अमंग द चिल्ड्रन, वो भी बच्चों के बीच में था वहाँ। लाइक द किंग, किंग की तरह, ही वॉज टू फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग एंड ग्रीव ब्यूटीफुल प्लांट्स इन हिज बैकयार्ड, वो भी राजा की तरह बहुत शौकीन था पेड़ पौधों का, और अपने बैकयार्ड में उसने बहुत सारे सुंदर पौधे लगाए हुए थे। ही टुक द सीड फ्रॉम द किंग एंड प्लांटेड इट इन ए पॉट, उसने राजा से बीज लिया और इसको पॉट में प्लांट कर दिया विद ग्रेट केयर के साथ। सम वीक्स पास्ट एंड ही प्लाइड इट, बहुत सारे मतलब कुछ हफ्ते गुजर गए और वो उसको देखभाल करता रहा उसकी, विद वाटर एंड मैन्यूर, उसको खाद देता रहा और पानी देता रहा। बट द प्लांट डिड नॉट अपीयर, बट जो प्लांट था मतलब पौधा था वो निकला ही नहीं उसमें से। पिंगला ट्राइड चेंजिंग द सोइल एंड ट्रांसफर द सीड, पिंगला ने जो था उसको सीड को दूसरे पोर्ट में ट्रांसफ़र किया। बट इवन बाय द एंड ऑफ 3 months नथिंग अपीयर्ड, यहाँ तक कि 3 महीने हो गए उसमें कुछ भी नहीं होगा। एट लास्ट द डे कैम व्हेन ऑल द चिल्ड्रन हैड टू गो टू द किंग टू शो द प्लांट दे हैड ग्राउंड, और अंत में वो दिन आ गया जब बच्चों को राजा को प्लांट दिखाने के लिए जाना था। दे वेंट वॉकिंग टू पैलेस ड्रेस्ड इन दियर बेस्ट, और वो जा रहे थे अच्छे अच्छे ड्रेस में महल में। होल्डिंग ब्यूटीफुल प्लांट्स इन दियर हैंड्स, अपने हाथों में एक अच्छा सुंदर पेड़ पकड़े हुए। ओनली पिंगला स्टूड सैडली, केवल जब पिंगला था वही खड़ा था बिल्कुल दुखी। वॉचिंग देम गो बाई, उनको दे जाते हुए देख रहा था। पिंगलास फादर हैड वॉच्ड हिज सन वर्किंग हार्ड विद द सीड एंड फेल्ट सॉरी फॉर हिम, पिंगला के जो फादर थे उसने अपने बेटे को देखा इतना कठिन काम करते हुए उसके साथ, और जो बीज था वो, बट उसके लिए वो बहुत दुखी थे। वाई डोंट यू गो टू द किंग विद योर एम्प्टी पॉट, तो और उसके पिता ने कहा कि तुम क्यों नहीं जाते राजा के पास अपने एम्प्टी पॉट के साथ। ही सजेस्टेड, उन्होंने उसे सजेस्ट किया। एट लीस्ट ही विल नो यू ट्राइड योर बेस्ट, तो अंत में उसने सोचा कि कम से कम वो जानेंगे तो कि तुमने बहुत अच्छा सा ट्राई किया। सो पिंगला वॉज ट्रू वोर हिज बेस्ट सूट
उसने भी अपना अच्छा सूट पहना एंड जॉइन द अदर्स आउटसाइड द पैलेस, और दूसरों के साथ वो भी पैलेस में गया। होल्डिंग इज हिज एम्प्टी पॉट इन हिज हैंड्स, और जो एम्प्टी पॉट था उसके हाथों में उसको लेकर, एंड इग्नोरिंग द लाफ्टर अराउंड हिम, और उसने सबको इग्नोर किया जो उसके ऊपर हंस रहे थे। सून द किंग अराइव्ड एंड बिगेन हिज इंसेप्शन, और जल्दी ही राजा आया, उसने इंसेप्शन शुरू कर दी। द पोट्स हैड फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट शेड्स ब्यूटीफुल एंड हेल्दी, जो पोट्स थे वो फ्लावर्स थे उसमें अलग अलग शेड्स किए, सुंदर और बहुत ही हेल्दी। बट द किंग डिड नॉट लुक हैप्पी, बट राजा जो था वो तो खुश था ही नहीं देखकर उनको। एट द एंड ऑफ द क्यू स्टूड पिंगला एंड व्हेन द किंग रीच्ड हिम ही स्टॉप्ड इन सरप्राइज, और जब लाइन की कतार के लास्ट में वो पहुंचा पिंगला के पास राजा, तो उसने देखा उसको, वहाँ वो रुका और बहुत ही सरप्राइज हुआ। माय सन वाई हैव यू कम विद एन एम्प्टी पोट, कि तुम एक खाली पोट के साथ क्यों आए हो बेटा। कुड यू नॉट ग्रो एनीथिंग, क्या तुमने कुछ नहीं उगाया। पिंगला लुक्ड डाउन एंड सेड, पिंगला ने देखा, नीचे देखा और कहा, फॉरगिव मी योर हाइनेस, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना पूरी कोशिश की बहुत अच्छे से। आई गेव इट द बेस्ट सॉइल एंड मैनोर, मैंने उसको अच्छी मिट्टी और खाद दिया। आई हैड बट द प्लांट वुड नॉट ग्रो, पर पौधा तो उगा ही नहीं। नाउ द किंग्स फेस ब्रोक इनटू ए स्माइल, अब राजा के फेस पे जो थी हंसी आ गई थी। ही एनलॉप्ड पिंगला इन हिज आर्म्स एंड अनाउंस्ड, उसने उसे पिंगला को अपने हाथों में उठाया और अनाउंस किया, दिस बॉय ट्रूली डिजर्व टू बी द क्राउन द प्रिंस, कि जो लड़का है ये सच में ही राजकुमार बनने का योग्य है, राजा बनने के योग्य है। आई हैड गिवन एवरीवन रोस्टेड सीड्स, मैंने सबको भुने हुए बीज दिए थे। विच वुड नेवर ग्रो, जो कभी उगने ही नहीं थे। आई वॉन्टेड टू सी विच चाइल्ड वॉज मोस्ट ऑनेस्ट वन, मैं ये देखना चाहता था कि कौन सा बच्चा बहुत ज़्यादा ईमानदार है। एंड वुड एडमिट ही और शी वुड नॉट बी एबल टू ग्रो एनीथिंग, और कौन ये मानने के लिए तैयार होगा कि वो कुछ भी उगा ही नहीं पाया। ओनली दिस यंग बॉय टोल्ड द ट्रूथ, केवल इस लड़के ने सच बोला। आई एम श्योर ही विल रूल दिस किंगडम वन डे विथ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, मुझे विश्वास है कि एक दिन ये राज्य में शासन करेगा सच्चाई और ईमानदारी से। एंड इंडीड दैट वाज हैपेंड, और सच में यही हुआ। व्हेन द किंग ग्रू, जब वह बड़ा हुआ, ओल्ड एंड डाइड, और मर गया। पिंगला हु हैड लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम हिम, पिंगला ने उससे सब कुछ सीखा। केम टू द थ्रोन, और वो सिंहासन पर आया। एंड रूल्ड गांधार जस्टली फॉर मैनी ईयर्स, और उसने गांधार पर बहुत सालों तक शासन किया। देखिए अब 110, अब जो पैराग्राफ्स था उससे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। वाई डिड द किंग डिस्ट्रीब्यूट सीड्स टू ऑल द चिल्ड्रन इन हिज किंगडम, राजा ने अपने किंगडम में सब बच्चों को जो सीड्स थे वो क्यों डिस्ट्रीब्यूट किए थे, बताना है। इट वॉज पार्ट ऑफ वन ऑफ द रिचुअल्स ऑफ द किंगडम, नहीं ये कोई पार्ट नहीं था किंगडम के उसका रीति रिवाज का। ही वॉन्टेड टू सी हु कुड ग्रो द टॉलेस्ट प्लांट, और ना ही वही देखना चाहता था कि सबसे लंबा पौधा कौन उगाएगा। थर्ड, ही फिनिश्ड ऑल हिज वर्क इन द गार्डन एंड हैड एक्स्ट्रा सीड्स लेफ्ट, वो उसने अपने खेत गार्डन में काम ख़त्म किया और एक्स्ट्रा सीड्स जो बचे थे लेफ्ट, इसलिए उसने दे दिया। ये भी आपका गलत है, तो इसमें से नन ऑफ द अबव होगा। ओके, नेक्स्ट, वाई वॉज पिंगला होल्डिंग एन एम्प्टी पोट इन हिज हैंड्स, जो पिंगला था उसने अपने हाथ में एम्प्टी पोट को क्यों पकड़ा हुआ था। देखते हैं, ही कुड नॉट ग्रो द सीड द किंग गेव हिम, या फिर बी, हिज प्लांट डिड नॉट सर्वाइव आफ्टर द सेकेंड मंथ, या फिर ही वॉन्टेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, वो जो राजा ने उसको बीज दिया था उसे नहीं उगा सका, या फिर उसका जो पौधा था वो दूसरे मंथ में नहीं जी सका, यानी कि वो सर्वाइव नहीं कर पाया। सी में वो दूसरे बच्चों से अलग दिखना चाहता था, तो नहीं, और यहाँ पे सिर्फ ओनली ऑप्शन ए ही आपका सही है, ओनली ए। ओके, क्योंकि वो उगा ही नहीं था जो राजा ने बीज उसको दिया था। नेक्स्ट 112, वाई डिड पिंगलास फादर एनकरेज हिम टू गो टू द किंग विद एन एम्प्टी पोट, पिंगला के फादर ने उसको क्यों एनकरेज किया खाली पोट के साथ जाने के लिए राजा के पास। तो ही वॉन्टेड टू द किंग नो दैट हिज सन ट्राइड हिज बेस्ट टू ग्रो द प्लांट, वह ये चाहता था कि राजा को पता चले कि उसके बेटे ने प्लांट को ग्रो करने के लिए काफ़ी उसका बेस्ट ट्राई किया। बिल्कुल सही है, ऐसा ही था। ही वॉन्टेड हिज सन टू बी नोटिस्ड बाय द किंग, वह चाहता था कि राजा उसके बच्चे को नोटिस करे, ऐसा नहीं था। ही वॉन्टेड द किंग टू रियलाइज दैट ही हैड चीटेड हिज सन,
और ये भी गलत है आपका, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट 113, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द अपोजिट टू द वर्ड एडमिट गिवन इन द स्टोरी। जो एडमिट वर्ड है स्टोरी में, उसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है कौन सा है। तो एडमिट का होता है स्वीकार करना, और आपका डैनी जो होता है 113 में, डैनी इसका अपोजिट होगा, यानी कि नकार देना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर ट्रू अबाउट पिंगलास फादर। पिंगला के फादर के बारे में कौन सा सेंटेंस जो है सही है। ही वॉज ए फार्मर बाई प्रोफेशन, सही है बिल्कुल। ही वॉज वेरी एनकरेजिंग टुवार्ड्स हिज सन, सही है। ही वॉज ए पुअर मैन, और वह गरीब आदमी था, यस। तीनों के तीनों ही सही है यहाँ पर, ऑल ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115। फ्रेंड्स यहाँ पे भी कुछ डायरेक्शंस है, देखिए। रीड ईच सेंटेंस केयरफुली टू फाइंड आउट द एरर इन इट। द एरर लाइज इन एनी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज ए, बी और सी। इफ देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस चूज ऑप्शन डी। आपको जो सेंटेंस दिए गए इसमें से एरर फाइंड करनी है कौन से पार्ट में है, और अगर आपको एरर नहीं नज़र आ रही तो आपको डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नो एरर का। ओके, चलिए देखते हैं 115। सम वीमेन एडमिट दैट देयर प्रिंसिपल गोल इन लाइफ इज़ टू मैरी ए वेल्दी मैन, या फिर नो एरर। कुछ औरतें जो हैं एडमिट करती हैं कि उनका जो प्रिंसिपल गोल होता है, यानी कि जो मुख्य उद्देश्य उनका होता है उनकी ज़िंदगी का, वो एक वेल्दी मैन से शादी करना होता है, रिच आदमी से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल जो है आपका गलत है। इस प्रिंसिपल का मीनिंग आपका होता है सिद्धांत, बट इसकी जगह जो है प्रिंसिपल आएगा, PRINCIPAL। इस प्रिंसिपल का मीनिंग होता है आपका मुख्य, बी पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 116। टेक 2 स्पूनफुल्स ऑफ दिस मेडिसिन एवरी 3 आवर्स, या फिर नो एरर। जो ये मेडिसिन है इसकी तो जो चम्मच है वो लेनी है आपको हर 3 घंटे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्पूनफुल है ये आपका रोंग है, क्योंकि स्पूनफुल को जब आप प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे इसको, तो आपका स्पून्सफुल नहीं होगा, स्पूनफुल्स होगा। ओके, एस फुल के बाद लगेगा इसमें, तब जाके ये ठीक होगा, इसलिए इसकी ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट 117। द फिल्म वॉज डिसजॉइंटेड दैट आई कुड नॉट टेल यू व्हाट द स्टोरी वॉज अबाउट। तो फ्रेंड्स जो 117 है इसमें आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर कुड की जगह आपका कैन यूज़ होगा। दैट आई कैन नॉट टेल यू कि मैं आपको बता नहीं सकता, ओके, कि फिल्म कितनी डिसजॉइंटेड थी। नेक्स्ट, ही हैड बीन सेव्ड ऑफ डेथ एज इफ बाय डिवाइन इंटरवेंशन, या फिर नो एरर। ही हैड बीन सेव्ड ऑफ डेथ, जो ऑफ लगता है वो किसी डिजीज़ के साथ लगता है, यहाँ पर आपको सेव्ड फ्रॉम लगाना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ एरर हो जाएगा आपका। ही हैड बीन सेव्ड फ्रॉम डेथ, ओके, एज इफ बाय डिवाइन इंटरवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119। ए कॉग्नेंट रिमार्क कंपेल्स एक्सेप्टेंस बिकॉज ऑफ दियर सेंस एंड लॉजिक, या फिर नो एरर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपका जो इसका सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो आपका सिंगुलर है, ए कॉग्नेंट रिमार्क, और यहाँ पर इसके लिए जो पॉजेसिव केस यूज़ हुआ है वो आपका प्लूरल फॉर्म में है, दियर, इसलिए यहाँ पर इसकी जगह दियर की इट्स यूज़ होगा, ITS, इट्स सेंस एंड लॉजिक, ओके, तब ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 120। द मीनिंग ऑफ द लेट द कैट आउट ऑफ द बैग इज़, इसका आपको जो है मीनिंग बताना है, क्या है इस फ्रेज़ का, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू स्पॉइल द पार्टी विद द कैट, टू कैरी ए बैग विद द कैट, टू टेल ए सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, या फिर टू टेल ए सीक्रेट इंटेंशनली। तो फ्रेंड्स 120 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो है टू टेल ए सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, किसी को सीक्रेट बता देना लापरवाही से अपनी या फिर गलती से, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 121। द मीनिंग ऑफ बेल द कैट इज़, जो बेल द कैट है उसका मीनिंग बताना है, क्या होता है। तो फ्रेंड्स टू रन आफ्टर द कैट, टू अवॉइड एन एनकाउंटर, टू रन अवे इन फियर, या फिर टू परफॉर्म ए डेंजरस और रिस्की टास्क। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, टू परफॉर्म ए डेंजरस और रिस्की टास्क, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना एक खतरे का काम होता है,
ओके। 122 द मीनिंग ऑफ ए रेड लेटर डे इज, रेड लेटर डे का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? ए डे विद ब्लड शेड, ए डेंजरस नोट अबाउट द डिस्ट्रक्शन, ए डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट, या फिर ए डे विद लव एंड वार्मथ। तो फ्रेंड्स ये जो रेड लेटर डे होता है ये ए डे होता है, ए डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट, यानी कि एन इम्पोर्टेंट डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है, उसको रेड लेटर डे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीनिंग ऑफ पासिंग द बक इज, जो पासिंग द बक है इसका मीनिंग क्या होता है? टू एनालाइज द प्रॉब्लम, टू प्रिपेयर टू रिजाइन, टू पे ए ब्राइब, या टू ब्लेम समवन एल्स। पासिंग द बक का मीन्स होता है आपका टू ब्लेम समवन एल्स, किसी और को ब्लेम कर देना। ओके, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट 124 द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द यूज ऑफ वर्ड सजेस्ट द सेंस बाय दियर साउंड इज कॉल्ड, कि जिसमें साउंड को सजेस्ट किया जाए सेंस से, उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? उसमें बताना है आपको, ओनोमेटोपिया, एपोस्ट्रोफे, या हाइपरबल, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ओनोमेटोपिया होता है जब भी कोई साउंड की बात हो किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पे ओनोमेटोपिया ही होता है। नेक्स्ट और लास्ट, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इन लाइनों में यूज़ हुआ है? रास्कल्स एंड रॉक्स के रैन ए रेस राउंड एंड फाउंड एट द रग्ड रॉक। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको बताना है कि हाइपरबल है, एलिट्रेशन है, ओनोमेटोपिया है, या फिर एपोस्ट्रोफे है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 125 में। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।